नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी पे बात कर रहे थे। इसके तहत हम छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन पे चर्चा कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ को दोस्तों 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उसके भू आकृति के आधार पर, उसके बनावट के आधार पर, चट्टानों की संरचना के आधार पर, अपवाह तंत्र के आधार पर दोस्तों कई आधार हो सकते हैं। ये सब बनावट होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं। इस बेसिस पे हमारे छत्तीसगढ़ को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। क्या? एक पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा आपका जसपुर सामरी पाट, तीसरा महानदी बेसिन और चौथा आपका दंडकारण्य का पठार। ये सब के लोकेशन को हम मोटे तौर पे कल के क्लास में दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक एक भौतिक प्रदेश को उठाएंगे और उस पर विधिवत तरीके से हम चर्चा करते जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब मेरे दोस्तों, इसको बताने से पहले इसके बारे में कुछ लिख लीजिए कि भाई पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसे पूर्वी शब्द क्यों लगा है सामने में? पूर्वी इसे क्यों कहा जा रहा है? बघेलखंड का पठार क्यों नहीं? हम इसे पूर्वी बघेलखंड के पठार क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, रीजन क्या है। तो बघेलखंड के पठार का, बघेल खंड के पठार का लगभग 47.32% पूर्वी हिस्सा कहाँ है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। पूर्वी हिस्सा का विस्तार छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है, इसलिए दोस्तों इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है जी। इसलिए इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। राइट। बघेलखंड के पठार का लगभग 47.32% ना, याद रखना कितना? 47.32% पूर्वी हिस्सा का विस्तार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। इसलिए छत्तीसगढ़ में इसे पूर्वी बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ के दोस्तों बगल में, जैसे ये हमारे इधर से छत्तीसगढ़ बनेगा ऐसा, इसके बगल में ना आपका क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। ठीक ना? तो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टच करते हुए बघेलखंड का पठार है। जैसे ये ऐसे बघेलखंड का पठार है। बना देता हूं अच्छे से ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। ये पठार है, ठीक ना? अब इसका विस्तार दोस्तों एमपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी। ये क्या है? आपका बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार है। इसका विस्तार एमपी में भी है और सीजी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक। लेकिन मध्य प्रदेश में दोस्तों, मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़, तो उस समय बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, पृथक राज्य बन जाता है। तो कुछ भाग इस बघेलखंड का, कुछ विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में है। कितना विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में है? तो लगभग दोस्तों 47.32% 47.32% इस बघेलखंड का पठार। अबे बघेलखंड का इधर हिस्सा क्या कहलाएगा? पूर्वी हिस्सा कहलाएगा ना, इधर पश्चिमी है। तो मध्य प्रदेश के दोस्तों इधर हिस्सा को क्या कहेंगे? पूर्वी कहेंगे। तो पूर्वी में जो बघेलखंड का पठार फैला हुआ है, यही आपका क्या कहलाएगा? पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाएगा। क्या? पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाएगा। अब छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार कौन कौन से जिले में पड़ता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब ये पूर्वी बघेलखंड क्यों कहते हैं, समझ में आ गया होगा।
अब इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले में है, लिखिए विस्तार को, लिखिए विस्तार मेरे प्यारे बच्चों, विस्तार कौन कौन से जिले में आपसे पूछा जाएगा। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में इसका विस्तार है जी, एमसीबी लिखिए। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में जिले में पूर्वी बघेलखंड पठार का विस्तार है, पूरा कंप्लीट, ठीक, कंप्लीट इस जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, इसका विस्तार इसका विस्तार कहां कहां है, तो दूसरा इसका विस्तार मेरे प्यारे बच्चों हम समझ सकते हैं पूरा का पूरा कोरिया में, पूरा का पूरा कोरिया में इसका क्या है जी, विस्तार है, पूरा पूरा कोरिया में इसका क्या है, विस्तार है, ठीक। पूरा पूरा सूरजपुर में इसका विस्तार है, सूरजपुर, सूरजपुर में इसका क्या है जी, विस्तार है। उसके बाद दोस्तों सरगुजा जिला, सरगुजा जिला, सरगुजा जिला में मैन पार्ट को छोड़कर, मैन पार्ट को छोड़कर, मैन पार्ट वाला क्षेत्र, मैन पार्ट हो गया, मतलब सरगुजा जिला के मैन पार्ट हो गया, बतौली हो गया, लुंड्रा को छोड़ देना है, लुंड्रा, बतौली और मैन पार्ट एरिया को छोड़कर, मतलब इस मैन पार्ट का पश्चिमी हिस्सा पूरा पूरा सरगुजा जिला इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद पूरा का पूरा दोस्तों आपका बलरामपुर जिला, बलरामपुर जिला में एक तहसील को छोड़ना है, बलरामपुर, बलरामपुर जिला, बलरामपुर जिला, इसमें क्या को छोड़ना है बलरामपुर के, तो सामरी तहसील को छोड़ना है, सामरी, सामरी को छोड़कर, सामरी को छोड़कर दोस्तों इसका विस्तार पूरे पूरा का पूरा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है, पूरा का पूरा कोरिया जिला में इसका विस्तार है, पूरा का पूरा दोस्तों सूरजपुर जिला में इसका विस्तार है, पूरा पूरा सरगुजा में विस्तार तो है, लेकिन सरगुजा के कुछ क्षेत्र में इसका विस्तार नहीं है, कहां कहां, तो मैन पार्ट क्षेत्र में इसका विस्तार नहीं है, लुंड्रा, बतौली, लुंड्रा, बतौली क्षेत्र में इसका विस्तार नहीं है। यदि मैं बलरामपुर जिला की बात करूं तो बलरामपुर जिला में केवल एक तहसील को छोड़ना है, एक ब्लॉक को छोड़ना है, सामरी को, सामरी तहसील को छोड़कर पूरे बलरामपुर में इस पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार है, ठीक। मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्षेत्रफल को हम देखेंगे। चलिए समझ लेते हैं मैप के माध्यम से दोस्तों। तो देखिए ये रहा आपका क्या, पूर्वी बघेलखंड, ये रहा आपका सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग में हम समझते हैं कहां कहां विस्तार है जी, ठीक ना। तो इसको मैं रेड तरीके से ब्लैक करके दिखा देता हूं तो और अच्छा दिखेगा, ठीक। चलिए तो दोस्तों आपको ना इस वाले सेक्शन को छोड़ना है बलरामपुर के, तो बलरामपुर के इधर वाले सेक्शन को लेना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे लेना है, कल तो डिस्कस कर ही चुके थे, लेकिन यहां से ऐसे जाना है और यहां से ऐसे कट जाना है, बलरामपुर में पूरा इधर नहीं जाना है, ठीक, ठीक है जी। पूरा का पूरा बलरामपुर इसमें आ जाएगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार में पूरा पूरा बलरामपुर, पूरा का पूरा बलरामपुर आ जाएगा ना इसमें, और अब इधर बलरामपुर का ये सामरी वाला छूट जाएगा ना। पूरा पूरा बलरामपुर आ जाएगा जी इधर, पूरा का पूरा इधर आपका क्या आ जाएगा, ये क्षेत्र पूरा, ये ये ठीक, इतना बड़ा करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, समझ रहे हो ना जी। देखिए पूरा का ये सेक्शन कैसे हो गया जी, काम नहीं कर रहा है क्या, ये आपका पूरा का पूरा ये आपका पूरा पूरा ये वाला सेक्शन ना, इधर वाला नहीं जाना है, इधर वाला नहीं जाना है, बस ये पूरा का, चलिए ले लीजिए इसको पूरा, ये वाला पूरा सेक्शन आपका क्या है जी, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, यही यही आपका क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है। अब सरगुजा के ना दोस्तों क्या क्या को छोड़ना है बता दूंगा अभी।
पहले आप धीरज रखिए तो पहले। अब इसमें क्या क्या इसके उप विभाग निकल के आएंगे, इसमें हम चर्चा करेंगे अभी विधिवत तरीके से। पहले कलर करने दीजिए आप मेरे को, हाथ दर्द दे रही है जी कलर करते करते। देखिए अब मैं छत्तीसगढ़ के इतना को कट कर रहा हूँ, सरगुजा संभाग के, सरगुजा संभाग के इतना आधे में, तो उसको यहाँ तक कट कर देता हूँ मैं, ऐसे करके गोल बना देता हूँ। तब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ना, ठीक है। देखिए यही आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाएगा, यही आपके पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाएगा। मैप से अच्छे से समझ में आता है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इस उप विभाग में भी इसको बांटेंगे, ठीक ना। ये रहा आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, ये रहा पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब देखिए इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए यही आपका दोस्तों, यही आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का क्या है जी, पठार है। बघेलखंड का पठार यही यही हिस्सा आपका बघेलखंड का पठार कहलाएगा, ठीक। छत्तीसगढ़ में इसमें क्या क्या को आपको छोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले यह हम समझते हैं कि पूरा पूरा एमसीबी जिला में इसका विस्तार है। एमसीबी देखिए पूरा पूरा एमसीबी जिला में इसका विस्तार है। पूरा पूरा दोस्तों कोरिया जिले में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, कोरिया में इसका पूरा विस्तार है, ठीक ना। इधर आएंगे दोस्तों तो आपको सूरजपुर में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा, सूरजपुर में इसका विस्तार। इधर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका सरगुजा है, सरगुजा, तो सरगुजा में भी इसका विस्तार है। अब इधर ये वाला क्या है आपका बलरामपुर है, ये क्या है बलरामपुर, बलरामपुर, तो बलरामपुर जिला में भी इसका विस्तार है। तो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में इसका विस्तार है। कितने जिलों में, 5 जिलों में पूर्वी बघेलखंड के पठार का दोस्तों विस्तार है। क्या, एक एमसीबी जिला में, दूसरा कोरिया जिला में, तीसरा सूरजपुर जिला में, चौथा आपके सरगुजा जिला में, पांचवा बलरामपुर जिला में। जसपुर जिला में इसका विस्तार नहीं है, याद रखना, जसपुर जिला में पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार नहीं है। लेकिन बलरामपुर के कुछ हिस्से में इसका विस्तार नहीं है, सरगुजा के कुछ हिस्से में भी इसका विस्तार नहीं है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कहां कहां इसका विस्तार नहीं है, ठीक। देखिए देखिए रेड में लिखता हूं, ये दोस्तों बलरामपुर जिला है, तो बलरामपुर के सामरी तहसील में इसका विस्तार नहीं। कहां, सामरी, सामरी लिखना है, सामरी तहसील में, बलरामपुर के सामरी तहसील में इस पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार नहीं है, ठीक ना। इधर सरगुजा में दोस्तों मैं मैन पार्ट लिखता हूं, क्या, मैन पार्ट, तो मैन पार्ट में भी इसका विस्तार नहीं है, मैन पार्ट में भी इसका विस्तार नहीं है। सरगुजा जिले के दोस्तों लुंड्रा तहसील, ऊपर में क्या है लुंड्रा, ऐसे लुंड्रा, लुंड्रा तहसील में भी इसका विस्तार नहीं है। बतौली, बतौली में भी इसका विस्तार नहीं है। तो लुंड्रा बतौली मैन पार्ट में पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार नहीं है। बाकी दोस्तों पूरा सरगुजा संभाग में पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार सबसे ज्यादा इसी का है। जसपुर में तो है ही नहीं, जसपुर में इसका विस्तार तो है ही नहीं, क्योंकि इस वाले सेक्शन को, इतने वाले सेक्शन को दिख रहा है दोस्तों, इसे जसपुर सामरी पाट कहा जाता है। ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, ठीक, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़े, ये समझ में आगे होगा विस्तार, इसको हम कलर करके दोस्तों इसके उप विभाग को भी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। अभी बस इतना समझिए आप, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कंसेप्ट क्या कहता है।
तो विस्तार आपको समझ में आ गया होगा। विस्तार के बाद दोस्तों हमें इसके क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, क्षेत्रफल को जानने की आवश्यकता होती है, ठीक ना, कि कितने भाग में दोस्तों ये फैला हुआ है जिन, है ना। तो क्षेत्रफल को हम समझ लेते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल वैसे तो हम कल पढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी हम बता देता हूं। तो क्षेत्रफल, पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल है दोस्तों, तो 21,863 वर्ग किलोमीटर। कितना, तो 21,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पूर्वी बघेलखंड का पठार फैला हुआ है, ठीक, फैला हुआ है। प्रतिशत में पूछे, प्रतिशत में अगर आपसे पूछे कि इसका विस्तार बताइए, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत कवर करता है, मान लो पूरा पूरा छत्तीसगढ़ राज्य 100% है, तो कितने परसेंट में पूर्वी बघेलखंड का पठार का विस्तार है, तो आंसर करेंगे दोस्तों 16.16% क्षेत्रफल में, 16.16% क्षेत्रफल में पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्या है जी, विस्तार है। यह बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक, यह बात को भी आपको नहीं भूलना है। अब इस पठार को दोस्तों स्लोप, ढाल पूछा जा सकता है। ढाल मतलब स्लोप क्या है इस पठार का, पूछा जाएगा आपसे, ढाल, ठीक ना। तो चलिए मैप में समझते हैं। ढाल, उसके नदी के दिशा के आधार पर दोस्तों हम ढाल को बता सकते हैं कि अधिकांश नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो नदी के दिशा के आधार पर उस भौतिक प्रदेश के हम ढाल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इस भौतिक प्रदेश में ज्यादातर जो नदी प्रवाहित होती है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जैसे यहां से दोस्तों ऐसे बनास नदी निकलेगा, यहां से गोपद नदी निकलेगा, यहां से दोस्तों रिहन नदी निकलेगा, इधर से कन्हार नदी निकलेगा। तो सब के सब दोस्तों उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं, लेकिन सब ऐसे उत्तर जैसे पश्चिम क्या हो रहे हैं, तो टर्न आउट हो जाते हैं। जैसे समझिए इसको समझिए, जैसे जैसे दोस्तों ये रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, रिफ्रेश प्लीज वेट बोल रहे हैं, रिफ्रेशिंग प्लीज वेट। देखिए ये आपका दिशा, ये क्या है दोस्तों, आपका नॉर्थ दिशा, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना। तो यहाँ पर ज्यादातर नदी ना ऐसे प्रवाहित होते हैं, ऐसे प्रवाहित होते हैं। इसकी जो दिशा है उत्तर पश्चिम होना चाहिए। कभी कभी उत्तर पश्चिम भी आंसर लिया जा सकता है और कभी कभी उत्तर भी लिया जा सकता है। अब दोनों चीजों को याद रखना है, ठीक ना। अब दोनों चीजों को याद रखेंगे जी, भूलना नहीं है। इसका ढाल पूछेगा तो ढाल में आप दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस देना है आपको उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम को, क्योंकि नदी ऐसे प्रवाहित होते हैं, फिर सोन नदी में जाके ऐसे मिल जाती है। देखिए ऐसे गए, फिर सोन नदी में जाके ऐसे मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। तो पश्चिम दिशा में मिल रहे हैं, तो पश्चिम उत्तर पश्चिम लेना है। और सेकंड प्रेफरेंस देना है उत्तर, ढाल उत्तर की ओर, उत्तर की ओर भी बोल सकते हैं, उत्तर की ओर। या तो ढाल उत्तर पश्चिम भी आंसर लिया जा सकता है या उत्तर की ओर लिया जा सकता है, आपके विवेक पे निर्भर करता है दोस्तों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर को चुनाव करना है। ऑप्शन जैसे पूछा जाएगा, मान लो उत्तर पश्चिम ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आपका 100% उत्तर होगा। यदि दोस्तों ऑप्शन में उत्तर नहीं है, उत्तर पश्चिम दिया हुआ है, तो आपका आंसर 100% उत्तर पश्चिम होगा। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, किस पे दोस्तों, तो ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, ठीक ना। अब यह भौतिक प्रदेश दोस्तों कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है, पूछेगा आपसे। यह जो भौतिक प्रदेश है पूर्वी बघेलखंड का पठार कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र का हिस्सा है, यह पूछा जाएगा आपसे। कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप आंसर करेंगे ये सोनगंगा अपवाह तंत्र के हिस्सा है। क्या, सोनगंगा, सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है जी, अपवाह तंत्र का हिस्सा है। जैसे क्यों दोस्तों बोले कि सोनगंगा अपवाह तंत्र के हिस्सा है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो देखिए समझ लेते हैं मैप में। देखिए दोस्तों ये पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्या है दोस्तों,
हिस्सा है। अब यहां से इसके ना दक्षिण से ऐसा सोन नदी प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है ना, ऐसा सोन नदी प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ से ज्यादातर जो नदी निकलेंगे यहाँ से, जैसे यहाँ से बनास नदी निकला, गोपत नदी निकला, रिहन नदी निकला, कन्हार नदी निकला, यहाँ से जितने भी नदी निकलेंगे वो दोस्तों उत्तर की ओर बहते बहते पश्चिम में जाकर ये सोन नदी में जाके मिल जाएंगे, सोन नदी में जाके मिल जाएंगे, सोन नदी में। तो इस वाला जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ, तो इस ड्रेनेज सिस्टम को, अपवाह तंत्र को हम सोन गंगा अपवाह तंत्र कहेंगे, क्योंकि सोन नदी दोस्तों आगे जाके पटना के पास, दोस्तों पटना के पास, बिहार के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है जी। किससे? तो गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, इसलिए इस ड्रेनेज सिस्टम को सोन गंगा अपवाह तंत्र कहा जाता है। और पूर्वी बघेलखंड के पठार से निकलने वाले अधिकांश नदी सोन नदी में विसर्जित होते हैं, इसलिए यहां पर जो सिस्टम बनेगा, अपवाह तंत्र बनेगा, वह दोस्तों सोन गंगा अपवाह तंत्र बनेगा यहां पर। ठीक जी, आगे हम अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब क्या क्या प्रमुख नदी है इस क्षेत्र में, मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या प्रमुख नदी है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए बताइए प्रमुख नदी करके, तो ये इसमें प्रमुख नदी क्या क्या है लिख लीजिए। प्रमुख, इस अपवाह तंत्र के प्रमुख नदी क्या क्या है, तो लिखिए प्रमुख नदी। तो बनास है, बनास नदी, बनास, बनास, गोपद नदी, बनास है, गोपद हो गया, ठीक ना, बनास हो गया, गोपद हो गया, प्रमुख नदी है। रिहन, कन्हार, बिजाल, रिहन लिखिए, रिहन नदी भी है, बेसिन भी है ना, रिहन, कन्हार, कन्हार, बिजाल, बिजाल, ये सब के सब दोस्तों प्रमुख नदी है इस भौतिक प्रदेश के, मतलब इस भौतिक प्रदेश को सिंचित करने वाले प्रमुख नदी कौन कौन से हैं, तो आंसर करेंगे आप क्या, बनास नदी, गोपद नदी, रिहन नदी, कन्हार नदी, बिजाल नदी। इन नदियों से दोस्तों इस भौतिक प्रदेश में नए नए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इस क्षेत्र को सिंचित किया जाता है और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट होता है, प्रवाह क्षेत्र भी प्रभावित होता है इन नदियों से। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है जी, किसी प्रकार का तकलीफ। अब इसमें जो चट्टान पाए जाते हैं दोस्तों, कौन से चट्टान पाए जाते हैं इस भौतिक प्रदेश में, इस भौतिक प्रदेश में कौन से चट्टान पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, तो लिखिए चट्टान गोंडवाना क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। चट्टान, कौन से चट्टान, तो गोंडवाना क्रम के चट्टान पाए जाते हैं, पढ़ चुके हैं हम, गोंडवाना, गोंडवाना क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज पूछेगा आपसे, क्या खनिज मिलता है भाई इस क्षेत्र में ज्यादातर, प्रमुख खनिज क्या है इस क्षेत्र के, आंसर करेंगे कोयला। पूर्वी बघेलखंड के पठार में प्रमुख खनिज क्या है, तो कोयला है। इस भौतिक प्रदेश के प्रमुख खनिज कोयला है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। अगर दोस्तों पूछे इस क्षेत्र में कौन से मिट्टी पाए जाते हैं, कौन से मिट्टी का विकास हुआ इस क्षेत्र में पूछेगा आपसे, आंसर करेंगे लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी के क्या हुआ है दोस्तों, इस क्षेत्र में विकास हुआ है जी। इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाए जाते हैं, और जहां लाल पीली मिट्टी पाए जाते हैं दोस्तों वहां फसल क्या की जाती है वहां जी, देखिए यहाँ फसल क्या बोई जाती है, फसल या तो मक्का होगा, मक्का, या मोटा अनाज बोई जाती है, मोटा अनाज बोई जाती है मेरे दोस्तों इस क्षेत्र में। यह बात को भी आपको याद रखना है। ठीक जी, अब मिट्टी को भी देख चुके, फसल को भी देख चुके। अब दोस्तों यह क्षेत्र ना जल विभाजक का कार्य भी करता है। ये जो बघेलखंड का, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ये जल विभाजक का भी क्या करता है जी, कार्य करता है। अब जल विभाजक किसके किसके बीच, तो लिखिए जल विभाजक का कार्य, जल विभाजक। अब ये किसके किसके बीच जल विभाजक का कार्य करेगा, तो दोस्तों ये सोन गंगा
सोन गंगा और महानदी अपवाह तंत्र के बीच, महानदी अपवाह अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का क्या करता है जी, कार्य करता है। तो महानदी अपवाह तंत्र एवं सोन गंगा अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। सर समझ में नहीं आया, कैसे जल विभाजक आप बोल रहे हैं, तो चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लो इधर दिखाई दे रहा है, ये छत्तीसगढ़ मैं बना रहा हूं, दिखाई दे रहा होगा, ये छत्तीसगढ़ है, ये क्या है आपका छत्तीसगढ़, ये सरगुजा संभाग है। इधर से दोस्तों सोन गंगा अपवाह तंत्र प्रभावित होता है, और ये बीच वाला हिस्सा दोस्तों महानदी, ये आपका महानदी बेसिन है, बीच वाला महानदी बेसिन है। यहाँ से दोस्तों आपको क्या महानदी प्रभावित हो रही है, इधर से सोन गंगा, तो कुछ नदी यहाँ से यहाँ प्रभावित होंगे, ऐसे ऐसे इसमें जाके मिलेंगे, जैसे बनास, गोपद, रिहन, कन्हार, और यहाँ दोस्तों कुछ नदी इसमें आके महानदी में मिलेंगी। तो बीच वाला जो हिस्सा है दोस्तों जल विभाजक का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं, कुछ नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हैं, जो महानदी अपवाह तंत्र में जाके विसर्जित हो जाते हैं, और कुछ नदी सोन गंगा अपवाह तंत्र में विसर्जित हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये दो अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। दो अपवाह तंत्र के बीच क्या क्या, एक सोन गंगा अपवाह तंत्र, दूसरा महानदी अपवाह तंत्र के बीच ये जल विभाजक का कार्य भी करता है। स्टेटमेंट में पूछा जाएगा तो 100% सही हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें किसी भी प्रकार के, मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो बता दीजिए, किसी भी प्रकार का नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक। देखिए यहां जलवायु किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जलवायु तो आपको पता है दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है कर्क रेखा इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है, मतलब इस क्षेत्र में पूर्वी बघेलखंड के पठार में कर्क रेखा पड़ता है। तो कर्क रेखा पड़ता है तो इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पाए जाएंगे। कौन से जलवायु पाए जाएंगे, तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। तो इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्या है जी, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यह बात को दोस्तों आपको नहीं भूलना है, ठीक ठीक। अब इस क्षेत्र के दोस्तों 50% क्षेत्र में ना वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के, मतलब इस भौतिक प्रदेश के, लिखिए इस भौतिक प्रदेश के 50% क्षेत्र में क्या जी, वन है। इसमें से दोस्तों 80% वन साल वृक्ष है जी, 80% क्या है, साल वृक्ष है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उस उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये बात को नहीं भूलना है आपको, ठीक। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, ठीक। तो इतना डिटेल आपको पता चल गया होगा। अब इसके उप विभाग को हम पढ़ेंगे, क्या क्या इसके उप विभाग होते हैं, ठीक ना। चलिए डिस्कस करते हैं इसके उप विभाग में, कुछ चीजों को और हम चर्चा कर लेते हैं जी, उसके बाद इसके उप विभाग पे आएंगे। तो कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए इसके बारे में, इसके और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिए आप लोग दोस्तों। क्या क्या लिखेंगे, तो दोस्तों प्रमुख चोटी लिख लीजिए, यहाँ की प्रमुख चोटी, प्रमुख चोटी लिखिए। प्रमुख चोटी यहाँ की क्या है दोस्तों, तो देवगढ़ की चोटी है। क्या, देवगढ़, प्रमुख चोटी क्या है, देवगढ़ की चोटी, देवगढ़ की चोटी, देवगढ़ की चोटी। इसकी हाइट कितना है जी, तो 1033 मीटर है। इसकी हाइट कितना है,
तो 1033 मीटर है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि देवगढ़ की चोटी कहां पास है, मैप के माध्यम से समझेंगे। अभी ओवरव्यू लिखिए। जब हम एक एक भौतिक प्रदेश को पढ़ेंगे, इसके उप विभाग को पढ़ेंगे, तो उप विभाग में बताऊंगा कि फला ऐसा मतलब कौन सा चोटी कहां पास है, ठीक ना। तो देवगढ़ की चोटी इस भौतिक प्रदेश की पूर्वी बघेलखंड की पठार की सबसे बड़ी चोटी है जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो देवगढ़ की चोटी है। हाइट कितना है, तो 1033 मीटर है, बात को नहीं भूलना है। अन्य चोटी भी है, अन्य चोटी में दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, और है जो इससे बड़ा है, ठीक ना। अन्य चोटी, अन्य चोटी को समझते हैं। अन्य चोटी में क्या क्या आएगा, तो अन्य चोटी में एक लिखिए आप, क्या, मुस्की पहाड़। क्या लिखिए, तो मुस्की लिखिए, मुस्की 1086 मीटर। मुस्की, मुस्की इसका हाइट कितना है, तो 1086 मीटर, 1086 मीटर। अब आपके मन में कंफ्यूजन, सर मुस्की का हाइट तो 1086 मीटर है, और आप देवगढ़ की चोटी को 1033 मीटर को इस भौतिक प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बता रहे हैं। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आंसर इससे लिया गया था। उस समय ये ऑप्शन में नहीं था मुस्की। यदि दोस्तों ऑप्शन में मुस्की दिया है, तो आंसर आपको मुस्की लेना है, आंसर आपको मुस्की लेना है, क्योंकि इसका हाइट 1086 मीटर है। ठीक, कितना है, तो 1286 मीटर है। उसके बाद 1033 दूसरा सेकंड चोटी कौन है, देवगढ़ की चोटी है, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों लिख लीजिए आपका बद्रा पहाड़ है, क्या, दूसरा बद्रा पहाड़, बद्रा 25 लिख दूं क्या जी, ऐसे लिखना है, बद्रा, ऐसे बद्रा। तो यहाँ बद्रा पहाड़ है। बद्रा पहाड़ का हाइट कितना है, तो 920 मीटर। क्या है जी, तो 920 मीटर इसका हाइट है बद्रा पहाड़ की, ठीक ना। बद्रा पहाड़ पाए जाते हैं यहाँ। और लिखिए रेनडाहा पहाड़ है यहाँ, तीसरा क्या है, रेनडाहा, रेनडाहा, रेटाहा नहीं है ना, ये रेनडाहा है, रेनडाहा पहाड़, क्या है, रेनडाहा पहाड़ है, ठीक ना। लिखिए जतर सूखा पहाड़ है, क्या, जतर सूखा। चौथा लिखिए जतर सूखा, जतर सूखा पहाड़ है यहाँ पास। पांचवा लिखिए दोस्तों, पांचवा जतर सूखा मतलब जतर अन्य चोटी है ना, जतर सूखा हो गया। धोबो ताल हो गया, कौन सा, धोबो ताल, धोबो ताल हो गया। तो धोबो ताल भी यहाँ की चोटी है इस भौतिक प्रदेश के। मुस्की, बद्रा, रेंडाहा, जतर सूखा, धोबो ताल, और मैं बोल सकता हूं दोस्तों उमारता। क्या, छठवा लिखिए उमारता, उमारता। तो उमारता भी इस भौतिक प्रदेश के चोटी है, अन्य चोटी लिखा हुआ है, ठीक ना, उमारता। और हम दोस्तों बोल सकते हैं क्या, तंजारा राजपुरी, तंजारा राजपुरी भी बोल सकते हैं। ये इस भौतिक प्रदेश के दोस्तों प्रमुख अन्य चोटी हैं। एक बात हमेशा याद रखना, चलो उसमें उसमें हम पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों में हम पढ़ लेंगे, ठीक ना। ठीक, ये इस भौतिक प्रदेश के जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको हम पढ़ चुके हैं, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इस भौतिक प्रदेश के अलग अलग टुकड़ों में बांट बांट के पढ़ेंगे। तो इसके कुछ ना उप विभाग हैं जी इस भौतिक प्रदेश को। अब इस भौतिक प्रदेश के ना 5 उप विभाग हैं। कितने, तो 5 उप विभाग हैं। इधर इधर मैं लिख के समझा रहा हूं, इस भौतिक प्रदेश के 5 उप विभाग हैं। क्या क्या, देखिए दोस्तों क्या क्या उप विभाग हैं। हेडिंग बना लेता हूं मैं, उप विभाग, उप विभाग, ठीक। अब 5 क्या क्या उप विभाग हैं, क्या क्या उप विभाग है इसको पढ़ लेते हैं। सब डिवीजन जी, जैसे पूर्वी बघेलखंड का पठार अपने आप एक भौतिक प्रदेश है। अब यहाँ पे कहीं कहीं अलग अलग स्थलाकृति होगा, अलग अलग कहीं बेसिन मिलेंगे तो कहीं पहाड़ मिलेंगे, इसको उप विभाग में भी बांट सकते हैं। तो 5 उप विभाग में बांटेंगे। क्या क्या, एक आपका कन्हार बेसिन, एक कन्हार बेसिन में बांटेंगे, इसको कन्हार बेसिन में बांटेंगे आपको। दूसरा इसको दोस्तों रिहंद बेसिन में बांटेंगे। क्या, रिहंद बेसिन बोल सकते हैं, कन्हार बेसिन।
रिहंद बेसिन बोलेंगे, ठीक है। तीसरा सरगुजा बेसिन बोलेंगे, सरगुजा बेसिन बोलेंगे, सरगुजा बेसिन बोलेंगे, ठीक ना। चौथा हसदेव रामपुर बेसिन बोलेंगे, हसदेव, हसदेव रामपुर बेसिन, रामपुर बेसिन, पूरा बेसिन में ही बटा हुआ है, देखिए आप, ठीक ना। पांचवा देखिए दोस्तों, पांचवा आपका विभाजित है चांग बखार, चांग बखार, चांग बखार उदयपुर की पहाड़ी, चांग बखार देखिए, चांग बखार, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, यहाँ चांग बखार देवगढ़, देवगढ़ की पहाड़ी बोल सकते हैं, ठीक। ये 5 उप विभाग में ये विभाजित किया गया है इसको, एक कन्हार बेसिन, एक रिहन बेसिन, एक सरगुजा बेसिन, चौथा हसदेव रामपुर बेसिन, पांचवा चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है दोस्तों। तो पूरे भौतिक प्रदेश को, पूरा का पूरा पूर्वी बघेलखंड भौतिक प्रदेश को 5 उप विभागों में विभाजित किया जाता है, 5 उप विभागों में विभाजित किया जाता है, यह बात को नहीं भूलना है। अब दोस्तों यहां से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से विभाग पूर्वी बघेलखंड के पठार से संबंधित नहीं है, ये इसमें से कोई दिया रहेगा, कोई अन्य टॉपिक से दे दिए रहेंगे, याद रखना पांचों के पांचों, याद रखना पांचों के पांचों विभाग हैं, उप विभाग हैं, सब डिवीजन है, ये सब के सब पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है, ये सब के सब पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्या है जी, हिस्सा है। ये बात को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है जिंदगी में, ये बात को दोस्तों आपको भूलना नहीं है जिंदगी में, ये सब पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्या है जी, हिस्सा है। अब सबको हम एवरेज एलिवेशन देखेंगे, पढ़ेंगे, एक एक को उठाकर पढ़ेंगे। अब इसको दोस्तों मैप के माध्यम से पढ़ लेते हैं, क्या मैप के माध्यम से हम इसको पढ़ लेते हैं कि कहां कहां आपका दोस्तों, कहां आपका, मतलब मिटा देता हूं पहले इसको, ये आपका जसपुर, ये वाला सेक्शन मिटाया मैं, ठीक। हाँ, तो कौन सा वाला क्षेत्र दोस्तों रिहन बेसिन कहलाएगा, कौन सा वाला कन्हार बेसिन कहलाएगा, इन्हीं सभी बातों पे दोस्तों हम पढ़ेंगे। और कौन सा वाला, एक और बेसिन सोहागपुर, लेकिन सोहागपुर इसका हिस्सा नहीं है, सोहागपुर बेसिन का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, याद रखना, नोट करके कॉपी में लिख लेना, सोहागपुर बेसिन का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक ना। चलिए अब इसको उप विभागों में मैं बांटता हूं, वर्गीकृत करता हूं, इसमें तो उप विभागों में मैं इसको दोस्तों वर्गीकृत करता हूं जी, ठीक। देखिए देखिए ना, तो ये वाला सेक्शन दोस्तों, ये वाला जो सेक्शन मैं कर रहा हूं ब्लू, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला आपका कहलाएगा कन्हार बेसिन, यही क्या कहलाएगा जी, आपका कन्हार बेसिन कहलाएगा। डिस्कस करेंगे अभी, पूर्वी बघेलखंड के पठार का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा पूरा ये, यही क्या है दोस्तों आपका कन्हार बेसिन है। थोड़ा ऐसे बड़ा है ना, ये थोड़ा ऐसे यहाँ तक ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, यही क्या है आपका, यहाँ पर है आपका जी, यही आपका कन्हार बेसिन है दोस्तों। पूर्वी बघेलखंड का ये वाला हिस्सा, बलरामपुर वाला क्षेत्र में जो हिस्सा है, यही क्या कहलाएगा आपका दोस्तों, यही आपका मेरे प्यारे बच्चों ये याद नहीं रहा यार, कैसे यार लिखा नहीं रहा यार, ठीक, हाँ आ गया, ठीक। मिटा देता हूँ पहले इसको, ठीक। तो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यही क्या कहलाएगा आपका कन्हार बेसिन कहलाएगा, लिख देता हूँ, ये बड़ा हो गया, कन्हार बेसिन कहलाएगा,
दिखाई दे रहा है जी। यही क्या है, आपका कन्हार बेसिन है, यही आपका कन्हार बेसिन कहलाएगा। बाकी दोस्तों ये रेड वाला क्षेत्र को मैं लिख देता हूँ, अब इसको बड़ा करता हूँ, ये लिखता हूँ, ठीक ना। अब ये वाला जो क्षेत्र है ना, रेड वाला, ये वाला जो क्षेत्र यहाँ तक, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका कहलाएगा छोटा सा हिस्सा, आपका कहलाएगा ये वाला हिस्सा आपका छोटा सा है, यही कहलाएगा आपका रिहन बेसिन। यही क्या कहलाएगा, वाड्रफ नगर वाला क्षेत्र है ना, ये वाड्रफ नगर वाला क्षेत्र है, मतलब छोटा सा है, बड़ा बना दिया मैं। इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं मैं, मतलब इसको ऐसा कर, जब इसको पूरा से ब्लैक करता हूँ, ये 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 बलरामपुर में ही इसका विस्तार है, रिहन बेसिन का भी। यहाँ तक ले लेता हूँ, ये वाला पूरा सेक्शन बड़ा कर दिया था मैं, इस बलरामपुर में इसका विस्तार है। इसी को क्या कहा जाता है जी, देखिए यही आपको क्या है दोस्तों, रिहन बेसिन। क्या है जी, रिहन बेसिन है, यही क्या है आपका रिहन बेसिन कहलाएगा। रिहन बेसिन को ही सिंगरौली बेसिन कहा जाता है, रिहन बेसिन को ही सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं, जो बीच वाला हिस्सा है, देखिए और समझ लेते हैं हम, ग्रीन के करके पढ़ लेते हैं। अब ये वाला जो सेक्शन है दोस्तों, ये मतलब ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो सेक्शन है, ये आपका सरगुजा बेसिन कहलाएगा जी, सरगुजा बेसिन। यही आपको क्या कहलाएगा, सरगुजा बेसिन कहलाएगा। यही आपका सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन कहलाएगा। यही आपका दोस्तों सरगुजा बेसिन कहलाएगा। ये पूरा ऐसे वाला क्षेत्र लेना है, ऐसे पूरा ऐसे गोलाई ले लेना है, ऐसे करके, ठीक ना। यही आपका क्या कहलाएगा, इस वाला क्षेत्र सरगुजा बेसिन कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा जी, तो सरगुजा बेसिन कहलाएगा, लिख देता हूँ इसको, ठीक। ये आपका सरगुजा बेसिन है, सरगुजा बड़ा हो गया क्या, बेसिन, ठीक। ये बीच वाला क्या है, सरगुजा बेसिन है, ठीक ना। अब दोस्तों ये वाला जो सेक्शन है, थोड़ा और इसमें ये कलर लेता हूं, ठीक। अब ये वाला जो सेक्शन है, यहां तक से मैं यहां तक ऐसे लिया, ये वाला, ये हसदेव रामपुर बेसिन है। यही यही क्या है दोस्तों, हसदेव रामपुर बेसिन है जी, यही आपका हसदेव रामपुर बेसिन है। ये इसको उप विभाग है ना, ठीक। ये ठीक, तो ये आपका क्या है, ठीक। ये क्या है आपका हसदेव रामपुर बेसिन, हसदेव हसदेव रामपुर बेसिन है, ठीक। ये हसदेव रामपुर बेसिन है। और जो काला काला दिख रहा है ना, काला काला, यही दोस्तों आपका चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है। ये काला काला वाला जो हिस्सा है, ये चांग भखार, ये जो काला वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला, मतलब इसको और कलर कर देता हूं मैं ब्लैक में, यही वाला दोस्तों, मतलब ये जो दिख रहा है ब्लैक पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे, यही आपके चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है। यही आपके दोस्तों चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है जी,
ठीक ना। मिटा देता हूँ इसको पूरा। ठीक 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 ठीक। अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, ये क्या है देखिए, चांग बखार, यही चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है, पहाड़ी है। तो देखिए 5 भौतिक प्रदेश में पूर्वी बघेलखंड के पठार को 5 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। कितने? तो 5 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। क्या? एक चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी सबसे बड़ा क्या है? तो चांग, पूरा जहां तक ब्लैक हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है। ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है। इस चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में उत्तर में दोस्तों रिहंद बेसिन है। रिहंद बेसिन के पूर्वी हिस्सा में क्या है? आपकी कन्हार बेसिन है। क्या है? कन्हार बेसिन है, कन्हार बेसिन। ठीक ना। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की दोस्तों दक्षिण में, दक्षिणी पश्चिमी में हसदेव रामपुर बेसिन है और दक्षिणी पूर्वी में सरगुजा बेसिन है। दक्षिणी पूर्वी में सरगुजा बेसिन है जी, दक्षिणी पूर्वी में तो सरगुजा बेसिन है। तो इस उप विभाग को दोस्तों दिशा के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दिशा के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक ना। और यही नहीं दोस्तों, अलग अलग स्थलाकृति पाए जाएंगे। इसी के बीच में अलग अलग स्थलाकृति, कहीं रामगढ़ की पहाड़ी पाए जाएंगे तो कहीं देवगढ़ चोटी पाए जाएंगे, कहीं दोस्तों नदी प्रवाहित होंगे और कहीं पर्वतों की श्रृंखला पाए जाएंगे, कैमूर पर्वत श्रृंखला पाए जाएंगे। तो इन्हीं के बीच में ही पाए जाएंगे, लाई करेंगे इसके बीच में। तो उन सभी स्थलाकृति को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। पहले हम दोस्तों एक एक उप विभाग को डिस्कस करेंगे। हम एक एक उप विभाग को विस्तार से चर्चा करते जाएंगे। ठीक ना। यहाँ पर 5 उप विभाग हैं, तो 5 उप विभाग को पढ़ने के बाद इसके एक एक स्थलाकृति पे हम क्या करेंगे जी? चर्चा करेंगे। ठीक ना। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। एक ना यहीं पास ना सोहागपुर बेसिन पाया जाता है। बघेलखंड पठार का हिस्सा सोहागपुर बेसिन है, किताबों में दिया हुआ है तो मैं बता देता हूं, लेकिन वो हमारे, उसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, याद रखना है। उसका विस्तार यहाँ येलो कर देता हूं, उसका विस्तार दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है जी, याद रखना है। तो यहाँ पर येलो कलर मैं बना देता हूं। ठीक, यहाँ बस मैं येलो कलर कैसे बना दिया ऐसे। ठीक ना। यहीं पर दोस्तों सोहागपुर बेसिन पाया जाता है, लेकिन इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। लेकिन ये बघेलखंड के पठार में मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये बघेलखंड पठार का हिस्सा है, लेकिन पूर्वी बघेलखंड के पठार का यह हिस्सा नहीं है। मतलब सोहागपुर बेसिन चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर में पाए जाते हैं जी। क्या? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी के दोस्तों उत्तर में पाए जाते हैं। यह बघेलखंड पठार का पश्चिमी हिस्सा है दोस्तों, पश्चिमी हिस्सा का पार्ट है ये। यही क्या है? सोहागपुर बेसिन, लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी दोस्तों। यही क्या है दोस्तों? सोहागपुर बेसिन है जी। यही क्या है? सोहागपुर क्या है? बेसिन है। इसको नहीं पढ़ना है दोस्तों, सीधा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये पश्चिमी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसलिए इस उप विभाग को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता है जी। ठीक, तो केवल आपको ये 5 उप विभाग को आपको पढ़ना है। क्या? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी सबसे बड़ा उप विभाग है इस भौतिक प्रदेश का। उसके बाद दोस्तों कन्हार बेसिन को पढ़ेंगे, सबसे छोटा उप विभाग रिहंद बेसिन को पढ़ेंगे। रिहंद बेसिन को ही सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। ठीक ना। उसके बाद हसदेव रामपुर बेसिन पढ़ेंगे। ठीक, सरगुजा बेसिन पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ते हुए दोस्तों 5 विभाग को पढ़ने के बाद इसमें कुछ स्थलाकृति टोपोलॉजी विकसित हुए हैं, कुछ पहाड़ विकसित हुए हैं, कुछ पर्वतों की श्रृंखला विकसित हुए हैं, उनकी विशेषताओं पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये पूर्वी बघेलखंड का पठार अपने आप क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा जी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।